आज की क्लास में हम लोग करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरह से होता है। एक कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो बेसिकली कैपिटल बेस्ड मेथड है। कैपिटल बेस्ड मेथड में जब हमने फ्लो चार्ट सिखाया था आपको, तो एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और एक हिडन मेथड हम एडमिशन चैप्टर में करेंगे। यहाँ जो तकलीफ आने वाली है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इनफैक्ट नोट्स आपके सामने है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो आइडेंटिफिकेशन में पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट लॉस, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब दे रखा होता है। और स्टेप्स, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लीजिए, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। और मतलब रटने के लिए इट्स गुड, लेकिन रटना तो है ही नहीं। तो आइए कैसे समझते हैं जरा उसको देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूं आपके सामने एक छोटी सी चीज। जब भी मैं गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड करता हूँ उससे पहले ना रटने के बजाय ना थोड़ा लॉजिक लगा के देखते हैं कि चीजें कैसे हैंडल होती हैं। ठीक है जी। और अक्सर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो छोटी शर्मा हमारे सामने बैठी है। उसके 18वें बर्थडे में इसके पापा ने इसे करीब करीब 20 करोड़ रुपए दे दिए और बोला बेटी उड़ा दो जाके। ये चली गई टीएलएफ मॉल के ऊपर, उड़ा रही है ऐसे करके, ऐसे उड़ा रही है, ऐसे उड़ा रही है, खूब उड़ा रही है पैसे को। उधर ध्रुव लूट रहा है, शौर्य दोनों भर भर के लूट रहे हैं, है ना। पेंट उतार के उसको बना के वो लूट रहे हैं, शर्ट के अंदर डाल रहे हैं, थैला भर के लूट रहे हैं। सब लूट रहे हैं पैसा। लूटते लूटते थक जाती है, ये भी पैसे उड़ाते उड़ाते थक जाती है। और जब ये नीचे आती है इठलाती हुई, तो पूछते हैं जर्नलिस्ट लोग, मैडम क्या हुआ, क्या था? कुछ नहीं, आई हैड माय 18th बर्थडे, माय फादर हैज गिवन मी लॉट्स ऑफ मनी, सो आई वाज जस्ट थ्रोइंग इट आउट। ऐसे करके बोलती है, फिरंगी एक्सेंट में बात करती है। फिर पूछते हैं जी मैडम, अच्छा। बाकी लोग बोलते हैं आप लोगों के लिए पजल, आप लोगों के लिए वो छोड़ के जा रही है कि देखो मेरे पास अभी कितना बचा हुआ है। मेरे पास अभी बचा हुआ है। मेरे फादर माय फादर हैज गिवन मी 20 करोड़ रुपीज। ठीक है, मेरे पापा ने 20 करोड़ दिया था मुझे, और मैं इसका करीब करीब 60% उड़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा होगा? 20 करोड़ में से 60% ये उड़ा चुकी है। कितना हाथ में बचा होगा? बता छोटी शर्मा। आई कांट टेल यू, यू कैलकुलेट योर सेल्फ। 20 करोड़ का 60% कितना? 12 करोड़ उड़ा दिया। बचा कितना? 40%। 40% कितना होता है? 8 करोड़। तो कितना पैसा बचा यहाँ पर? 8 करोड़ रुपया बचा। ये हो गया। अब जरा इसको बिजनेस के कंटेक्स में लेके चलें कि आपके बिजनेस में आपके बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति कुछ पैसा लगाएगा तो 10% के रिटर्न के हिसाब से तो पैसा मिल रहा है। मान लिया जाए आपका जो प्रॉफिट है आपका जो प्रॉफिट है वो सपोज 2 लाख रुपए का है। ठीक है जी। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिस इंडस्ट्री में आपका बिजनेस है वो कितना है? 20% है। तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कैपिटल कितनी लगाई होगी? हम मानते हैं कि आपने कैपिटल एक्स लगाई। करेक्ट। एक्स का 20%, एक्स का 20% वो कितना होना चाहिए? 2 लाख होना चाहिए। यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2 लाख इंटू 100/20 होना चाहिए। यानी कि कितना होना चाहिए? 2 लाख इंटू 5/1 कितना होना चाहिए? 10 लाख होना चाहिए। यानी कि आपने मेरे प्रॉफिट की कैलकुलेशन के हिसाब, मेरे प्रॉफिट से पता लगा लिया कि मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगाया था। आपका प्रॉफिट कितना है? आपका प्रॉफिट यहाँ पर 2 लाख रुपया। आपकी इंडस्ट्री में रेट, एक कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है 20% तो कमाती ही कमाती है। तो अच्छा आप दुनिया को थोड़ी बताओगे मेरी कैपिटल कितनी लगी है। लेकिन सामने वाला तो कैलकुलेट कर लेता है। वो कहता है यार ये 2 लाख रुपए इसका प्रॉफिट हो रहा है और इंडस्ट्री का रेट 20% है। मान लो इसने कैपिटल एक्स लगाई, इसका 20% कितना है? 2 लाख है। आपकी कैपिटल कितनी लग गई? 10 लाख लग गई। तो आपकी प्रोजेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली लोगों ने, लेकिन आपकी एक्चुअल कैपिटल जो बिजनेस में लगी हुई है, सपोज वो लगी हुई है कितनी? 8 लाख रुपया। मतलब ये हुआ कि लोग 10 लाख लगा के 2 लाख कमा रहे हैं, आप 8 लाख लगा के 2 लाख कमा रहे हैं। आप औरों से अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? कितना अच्छा कर रहे हैं भाई? कितना अच्छा कर रहे हैं? वो 10 लाख -8 लाख उतना अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो 10 लाख -2 लाख हुआ है, यही तो हुई आपकी गुडविल। और यही कहलाता है क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब आपने जो अपना प्रॉफिट था उसकी कैपिटलाइज किया, उसके हिसाब से आपने क्या करी? अपने बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे जरा देखिए। स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर वन क्या करते हैं? कैलकुलेट कैलकुलेट सॉरी, इसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो क्या करते हैं हम लोग? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहला काम है एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। स्टेप नंबर दो, कैलकुलेट कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी, वो निकलेगी ऐसे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट, ऐसे करके निकलेगी। स्टेप नंबर तीन, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। जो आपके बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसे निकाल लीजिए। और नंबर चार, गुडविल क्या हो जाएगी आपकी? जो कैपिटल गुडविल कैसे बनेगी आपकी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्या बनेगी? कैपिटलाइज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड चार स्टेप में, मैंने बोला स्टेप्स आपके चार हैं, हर जगह तीन या चार स्टेप लेके चले, उन्हीं के हिसाब से काम कर लेंगे। जब हमने सुपर प्रॉफिट लिया था, एवरेज प्रॉफिट निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, एवरेज माइनस नॉर्मल किया, सुपर हो गया, ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करा, गुडविल हो गया। एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाली, यानी कि प्रोजेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली, चल निकाली। दूसरे और तीसरे स्टेप का डिफरेंस क्या निकल आया? गुडविल निकल आया। बुक खोलिए फटाफट से जरा देखें आपकी बुक का। इफ आई एम टेकिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन 27, हाँ क्वेश्चन 27 ही लेके चल रहा हूँ। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, पेज नंबर कितना है? 2.39। क्या गिवन है क्वेश्चन 27 में? आपको बोला ए और बी पार्टनर थे, उनकी कैपिटल थी 3 लाख और 2 लाख रुपया, और टोटल कैपिटल कितनी है? 5 लाख। ये कौन सी कैपिटल है? एक्चुअल कैपिटल है। व्हाट इज योर एक्चुअल कैपिटल? योर एक्चुअल कैपिटल इज व्हाट? 5 लाख। आई होप दिस इज फाइन। एक्चुअल कैपिटल 5 लाख। और आपसे कहता है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू, क्या बोल रहे हैं? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज ऑफ एवरेज वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 750 दे रखी है। ये ऑलरेडी गिवन है। जब ये क्वेश्चन आया कंपार्टमेंट में, लोगों ने 720 50 पे निकाल दिया। कैपिटलाइज वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, देर इज नो नीड। आप क्या निकालेंगे? तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है? 750 की। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख की। सो व्हाट इज योर गुडविल? 2,50,000 का। 3 नंबर का क्वेश्चन, फ्री के नंबर थे। हो गया इतना आसान। कैपिटलाइज वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, आपको अलग से नहीं कैपिटल करना पड़ा कैलकुलेट, इसीलिए क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 27। 27 अगर आपने कर लिया तो जरा देखिए, क्वेश्चन 26 करिए आप। क्वेश्चन नंबर 26 ले लीजिए। हाँ 26। क्वेश्चन 25 कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 26 करिए, पेज नंबर 2.38 पे है, उसको करिए। बजा। देखिए क्या था उस क्वेश्चन के अंदर, देखिए। अ, अगर हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हो तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास, बोलिए। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट इन द क्वेश्चन? हाँ, कुछ जगह पे एवरेज प्रॉफिट आपके पास है कितना? 3 लाख का। चलिए, अब आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या आपको लूज एसेट्स और लायबिलिटी गिवन है? कितनी एसेट गिवन है, कितनी लायबिलिटी गिवन है, बोलिए। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड में, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 लाख इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। 15 तो क्या वैल्यू निकल आई?
20 लाख इज योर वैल्यू, ये निकल आई 20 लाख। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपके पास क्वेश्चन में? 17 लाख माइनस 2 लाख, क्या वैल्यू निकल कर आई? 15। हाँ, 15 लाख की तो निकली है। और व्हाट इज गुडविल? कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है? 20 लाख माइनस कितना कर दिया? 15 लाख। एंड व्हाट इज योर आंसर? 5 लाख इज योर आंसर। कितना आसान है करना, हो गया, दैट्स योर आंसर। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से प्रोजेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए, इसका नाम होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, दोनों का डिफरेंस है, वही गुडविल है। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, आप थोड़ी कैलकुलेट कर पाएंगे उसको। ठीक है जी, आई होप दिस इज फाइन। चलो और आगे चलते हैं जरा। एक क्वेश्चन करिए जरा। नहीं, थोड़ा एक नया कंसेप्ट सीखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक नया कंसेप्ट सीख लीजिए। दिस इज डन फॉर यू। और आगे चलें जरा। आइए एक नई चीज देखते हैं हम। क्या आप मुझे बता पाएंगे स्टेप्स ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड? स्टेप्स ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बताइए दिवस। पहला स्टेप, सुपर प्रॉफिट मेथड का पहला स्टेप, नंबर 1, कैलकुलेट, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कैसे निकलता है भाई? वो निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, ध्यान से समझना, नॉर्मल रेट अपॉन में 100। जबकि कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या कर रहे हैं? 100 अपॉन नॉर्मल रेट कर रहे हैं। फर्क देखिएगा। नंबर तीसरा स्टेप क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज फाइन। नंबर 4, अब ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड को फॉलो करूं तो गुडविल क्या बनेगी? गुडविल बनेगी सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। ठीक है, ये कौन से मेथड में बन रही है? ये कौन से मेथड में बन रही है? ये बनेगी कब? जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड लगाते हैं तब। सुपर प्रॉफिट मेथड, करेक्ट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाते हैं तब होती है वैल्यू ये। और अगर मैं और स्टेप नंबर 4 ही, अगर मैं लिखूं गुडविल इज इक्वल टू क्या? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट करूं, 100 अपॉन में नॉर्मल रेट करूं, तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा? बताइए कौन सा मेथड होगा ये होगा कौन सा मेथड? ये हो जाएगा कैपिटल, ये मेथड कौन सा होगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या हो जाएगा ये? सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये कैपिटलाइजेशन मेथड हो जाएगा आपका। तो देख रहे हैं क्या फर्क है दोनों मेथड में? पहला दूसरा तीसरा स्टेप सेम। सुपर प्रॉफिट को अगर ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल आएगी? गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड से। और अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन करना चाहे तो तरीका वही है, 100 अपॉन में नॉर्मलेट करेंगे, क्या निकल आएगा? कैपिटलाइजेशन मेथड आ जाएगा। ठीक है जी। आपने ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट मेथड करा हुआ, अब आप कौन सा मेथड कर रहे हैं? कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। कितना आसान। तो डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस था पिछले वाले में, पिछले वाले में क्या किया आपने? एवरेज प्रॉफिट को 100 अपॉन में नॉर्मल रेट करा तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करके गुडविल निकाल दिया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी? जब हम बात कर रहे हैं किसकी? सुपर प्रॉफिट की, उसका कैपिटलाइजेशन तरीका वही है, 100 अपॉन में रेट कर दिया। एंड यू गॉट योर आंसर। तो आप करके दिखाइए मुझे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30। क्वेश्चन नंबर 30 करिए, क्वेश्चन 30। पेज नंबर कितना है भाई? 2.39। इसमें दोनों मेथड दे रखे हैं, क्या बोले इसमें करने के लिए?
कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या? सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों से क्या निकालनी है आपको? गुडविल निकालनी है, निकाल सकेंगे? दोनों मेथड आपको आते हैं। एज फार एज कंसेप्ट कंसर्न वो हो गया। अब हम क्या करेंगे? वेरिएशन सीखेंगे, तो कर लीजिए पूरा। आप बताइए, क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहे हैं हम लोग ये? क्वेश्चन 30 है। सबसे पहले स्टेप क्या किया? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालिए, कितना आया? 4 लाख निकला। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल तरीके से। नंबर दो, नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला? नॉर्मल प्रॉफिट 32 लाख। कैसे निकाला 32 लाख? एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू बताइए कितनी है, बताओ। 40 लाख आपकी एसेट्स है, माइनस 720 की आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इंटू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट कितना है? 10/100। तो क्या निकली वैल्यू आपकी ये? 32,80,000 को कितना कर दिया? 10/100 कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 3,28,000 निकल आया। नंबर तीन, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकला? 4 लाख एवरेज प्रॉफिट माइनस 3,28,000, व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर? 72,000 आपकी वैल्यू निकल आई। नंबर चार, तो ध्यान से सुनना, तो गुडविल कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इंटू इंटू ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज कितना वैल्यू है? सुपर 72,000। ईयर्स परचेज कितनी है? थ्री। क्या वैल्यू आ गई? हाँ, 2,16,000 इज योर वैल्यू। 2,16,000 इज योर वैल्यू। ये आपकी वैल्यू निकल आई। कौन से मेथड से निकल आई? सुपर प्रॉफिट से निकल आई। और और अगर मैं करता हूँ ये दूसरा वाला 4 नंबर ही, गुडविल निकालू अगर मैं किससे? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अगर मैं लिखता हूं तो कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट, व्हाट इज द वैल्यू? सुपर प्रॉफिट कितना? 72,000 इंटू 100। 100 रेट कितना है भाई? 10। तो कितना निकल आया? 7,20,000 इज योर वैल्यू। और ये वैल्यू आपकी निकली। ये वाली वैल्यू आपकी निकली। इतना आसान है सुपर प्रॉफिट में कैपिटलाइजेशन या नॉर्मल तरीके से गुडविल की कैलकुलेशन करना। ठीक है जी। अभी तक तो आपने क्या करें? अंडा चूजा छाप क्वेश्चन करें, बिल्कुल छोटे छोटे से। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन की इंटेंसिटी बढ़ाने वाले क्वेश्चन। ठीक, क्या ये सबको, कितने लोग कर पाए थे इस क्वेश्चन को ठीक से बताएं? अच्छा, सभी के हाथ चले गए, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वालों को मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। दिस इज फाइन। आई होप आप लोगों ने देख लिया, ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं उन्होंने देख लिया इसको कैसे करना था। क्वेश्चन नंबर 30। नमन या आकाश या काशवी, बाकी सब लोग? यस सर। Correct? उदास क्यों इतना? बंदरियत हो गई? ठीक है, चलो हो गया। अब चलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। क्या है आइए देखते हैं आपके सामने। ये सारे फॉर्मूले आपके सामने आ गए यहाँ पर, स्टेप कैलकुलेशन करने वाले, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालने वाले। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में आपको नेट एसेट्स गिवन होती है। नेट एसेट्स का मतलब ही क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली, वैसा करके। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में आप देख लीजिए, एक्सेस ओवर वर्ड गिवन होते हैं, पिछले साल का एक्चुअल प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कैपिटल एम्प्लॉयड या खुली एसेट्स गिवन है। क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करे थे देखिए। एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए, सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। गुडविल क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। डन। ठीक, आइए जरा एक नई चीज सीखते हैं। ये एडजस्टमेंट तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको। अगर इंक्लूड हो, एक्सक्लूड हो, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉसेस, ये हम कर चुके हैं। अभी लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे ना तब हम एक बार और करेंगे उसको। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, इसका डिस्कशन मैं पिछली क्लास में किया था, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमने डिस्कस किया था सारा का सारा। कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, लॉस ऑन गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग है।
लेकिन लॉस ऑफ गुड्स एसेट्स बाय थेफ्ट बाय फायर बाय एक्सीडेंट एबनॉर्मल है। ठीक है, आपने एबनॉर्मल लॉसेस हैं, बैंक चार्जेस है, डोनेशन, चैरिटी, पेमेंट ऑफ टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब आपके नॉन ऑपरेटिंग इसमें। लेकिन कमीशन, सैलरी टू पार्टनर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम सेल्स के अलावा सारी इनकम नॉन ऑपरेटिंग होती है। ये आपने इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो ऑपरेटिंग है। सिर्फ नॉर्मल इंटरेस्ट जो है वो नॉन ऑपरेटिंग कहलाती है, क्योंकि हम मान के चलते नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ गुड्स और एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल, डिविडेंड ऑन शेयर, बैड डेट रिकवर, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, रेंट रिसीव्ड, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। एक शीट पकड़ाई थी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाली, उसको देखेंगे, इट विल हेल्प यू। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड पिछली क्लास में ढंग से करा था हम लोगों ने, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पिछली क्लास में डिटेल डिस्कशन किया था हम लोगों ने, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है जी, कुछ ना बोला जाए क्वेश्चन में तो इन्वेस्टमेंट को क्या मान के चलेंगे, नॉन ट्रेड मान के चलेंगे। अच्छा, अब आया ये कंसेप्ट नया वाला, इसको देखते हैं। ये भी लोगों को बड़ा तंग करता है। फिर क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट 5 लाख का, और क्या बोला, क्या बोला क्वेश्चन 5 लाख का, कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, या ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब जरा समझिए, as per this concept, closing stock is to be valued at the end of the financial year, cost या market whichever is less पर। ठीक है, तो मान लो आपने क्या कर दिया, अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी 5 लाख, मार्केट में चल रहा है 7 लाख, आपने 7 लाख पे रिकॉर्ड कर दिया, तो ओवर वैल्यूएशन हो गया ना। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 5 लाख थी, मार्केट में 3 लाख पे लिख रहे थे आप, आपने 3 लाख पे लिख दिया उसको, तो क्या हो गया, अंडर वैल्यूएशन हो गया। इसका प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ता है, और इसके प्रॉफिट में फर्क पड़ने के बाद इसे हम एडजस्ट क्यों कर रहे हैं, वो भी तो समझिए। हाँ हाँ करते हैं ना, लेकिन ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने हायर पे कर दिया, अंडर वैल्यूएशन हो गया ना। भाई आपकी कॉस्ट एक्विजिशन 3 लाख 5 लाख थी, आपने खरीदा 5 में था उसको, मार्केट में 3 लाख पे, अगर आपसे 3 पे लिख रहे हो तो अंडर वैल्यू कर रहे हो ना उसे, और अगर 5 पे उसको 7 पे लिख रहे हो तो ओवर वैल्यू कर रहे हो। इसका ये जो अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन नॉर्मल थोड़ा ही है। भाई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कौन करता है अपने एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू का अप एंड डाउन। इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आपको क्या करना है वो हम सीखते हैं, है ना। चलिए, तो ये सब रटने के लिए, मतलब जिन्हें समझ में नहीं आता उनके लिए है कि भाई अंगूठा छाप बच्चों, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेना, वैसा होगा तो वैसा कर लेना। ठीक है, तो फिर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब हम गिविंग यू द रीजन, रीजन क्या होना चाहिए वो देखिए जरा कैसे करते हैं उसको। बचपन में आपने सीखा था कि नेट सेल्स, नेट सेल्स, बचपन में आपने सीखा था कि नेट सेल्स जो होती है वो, आपने सीखा था ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर होता है। ये बचपन में सीखा था आपने। मान लिया मैंने हाइपोथेटिकली बोला नेट सेल्स कितने की है मेरी, 20 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की है मेरी, 15 लाख की, तो मेरा प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, 5 लाख का। एवरीबडी इज ओके विद दिस। अब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताऊं अगर कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकलता है उसका फॉर्मूला बचपन में सीखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये बचपन में आपने फॉर्मूला सीखा था। चलिए, मान लिया मैंने बोला ये 3 लाख है, मैंने बोला ये 9 लाख है, ठीक है, मैंने बोला ये 9 3 12 ये 8 लाख है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई, 20 लाख, 20 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक मैंने बोला कितने का, 5 लाख का। तो बताओ मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया, 15 लाख। एवरीबडीज ओके। और इस 15 लाख को वहां लगाया तो क्या निकल आया मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया, प्रॉफिट निकल आया। चलो, अब जरा कंडीशन एक देखते हैं, नंबर वन कंडीशन, इफ ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय रुपीज 1 लाख, तो क्या होने वाला है, ओपनिंग स्टॉक अगर कितने से बढ़ जाए, 1 लाख से बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ये 3 की जगह कितना हो जाएगा, 4 लाख। ठीक है जी,
9 और 4 कितना, 13, और 3 20 एंड 21, माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा, क्या वैल्यू बन जाएगी, 16 लाख बन जाएगी। इज दैट ओके? अगर ये 16 बना, 1 लाख से बढ़ाया भाई मैंने, 1 लाख से, ओवर वैल्यूड बाय 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख है, इसे 1 लाख से बढ़ा दिया मैंने, मैं बढ़ा रहा हूँ। इफ ओपनिंग स्टॉक इज टू बी ओवर वैल्यूड बाय, मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इज टू बी ओवर वैल्यूड, इज टू बी ओवर वैल्यूड बाय 1 लाख। जो तुम बोल रहे थे पहले वो ठीक था, लेकिन मैं कंडीशन मैं कर रहा हूँ कि मैं क्लोजिंग स्टॉक को तो 1 लाख से ओवर वैल्यू कर रहा हूँ, ओवर वैल्यू है नहीं, इज टू बी ओवर वैल्यूड बाय 1 लाख कर रहा हूँ। एज ए रिजल्ट क्या बनेगा बताइए, एज ए रिजल्ट 9 और 4 13 और 8 21 कितना, 16 लाख। अगर मैं 16 लाख यहाँ लगाऊंगा तो क्या होने वाला है देखिए, मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा ये, 4 लाख। अब मुझे बताइए, प्रॉफिट नॉर्मल एक्टिविटी से कम ज्यादा हो चलेगा, ऐसे होगा तो नहीं चलेगा ना। अब ये 4 लाख जो वैल्यू है, इसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐड करना पड़ेगा। तो हाउ विल आई रेक्टिफाइड, हाउ विल आई एडजस्ट इट, ऐड करके। तो समझिए, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू 1,000 से हुआ, तो इसका 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 नतीजा क्या निकला, इसका नतीजा निकला कि प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया कितने से, 1 लाख से। करेक्शन कैसे करेंगे, ऐड, क्या करना है, ऐड 1 लाख रुपया करना है। आई होप दिस इज फाइन विद यू, समझ में आया, कोई रटने की तरह कोई बात नहीं करी है। अच्छा, दूसरा, दूसरी कंडीशन देखिए मैं क्या करता हूँ अब। नंबर 2, इफ ओपनिंग स्टॉक इज टू बी अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड बाय रुपीज 1 लाख, तब क्या होने वाला है, जरा देखिए। अब जो ये वैल्यू थी ना आपके पास, ये वाली वैल्यू, ये वाली, अंडर वैल्यूड करने का मतलब क्या करा, इसको मैंने कितना कर दिया, 2 लाख कर दिया। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को कम कर रहा हूँ। ये 3 की जगह कितना लिख दिया, 2 लाख। एज अ रिजल्ट कितना हो जाएगा, 8 और 17 तो 19, 19 में से 5 चला गया, कितना बचेगा, बोलो भाई, 14 लाख बचेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई कम, इधर चले आए, यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 14 लाख। एज ए रिजल्ट ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कितनी की हो जाएगी, 6 लाख। मतलब कुल मिलाकर नतीजा ये रहा कि प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कितने से, 1 लाख से। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस कितना करना पड़ेगा, 1 लाख। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लाख कम करना पड़ेगा, करेक्ट। समझ पा रहे हो, ये निकल रहा है ऊपर से ना, नहीं समझ पा रहे? अच्छा, लिखो मत इसको, ये सब लिखा हुआ है। अब आप देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा जरा, इधर देखिए क्या कर रखा हमने, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, है ना। इधर देखिए, आप फॉरगेट अबाउट दिस, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भूल जाइए। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हुआ, तो प्रॉफिट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक करने के लिए क्या किया, ऐड करा। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो प्रॉफिट क्या है, डिक्रीज है, तो क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो प्रॉफिट क्या हुआ, उसके बदले उल्टा हुआ, इंक्रीज, तो ठीक करने के लिए क्या करना है, डिडक्ट करना है। समझ पा रहे हैं बात को। अब जो ओपनिंग स्टॉक के साथ हुआ वो तो उल्टा होगा किसके साथ, क्लोजिंग स्टॉक के साथ। मैं प्रूव करके नहीं दिखा रहा, इट्स सिंपल। मैनिक्योर, मैनिक्योर। अब आप देखिए इधर, अगर मैं मुझसे कोई बोले नंबर 3, क्या, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी, इज टू बी ओवर वैल्यूड बाय रुपीज 1 लाख, इसका क्या नतीजा निकलेगा देखिए। अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रहे हैं तो क्या नतीजा निकल रहा है देखिए जरा यहाँ से। अब की बार ओपनिंग स्टॉक को नहीं ओवर वैल्यू कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये जो है, ये ओवर वैल्यू मतलब 5 की जगह 6 लाख हो गया, बढ़ा दिए। 17 और 2 19 होता है, 19 में से 6 गया, कितना बचा, हाँ देखो ये, अच्छा ये कितना लाख था ये कितना, 3 लाख था ना। हाँ तो 8 और 17 दिन 20, 6 कितना बनी वैल्यू, 14 लाख। अगर ये 14 लाख तो यहाँ 14 लाख लिखा, एज अ रिजल्ट क्या हो गया ये, 6 लाख। आप देख रहे हैं, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ, तो इसका नतीजा क्या निकला, प्रॉफिट
भी बढ़ गया, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा कितने से? 1 लाख से। इज दैट ओके? देखो ना इधर देखिए इफेक्ट। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो आपको एक रूल ऑफ थंब डेवलप कर सकते हैं हम, क्या? व्हाट इज दैट रूल ऑफ थंब? कि अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट घटता है, ठीक करने के लिए ऐड करो। ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का नेगेटिव रिलेशन है। ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा तो प्रॉफिट क्या हुआ? घटा। तो ठीक करने के लिए ऐड। ओपनिंग स्टॉक अगर घटा तो प्रॉफिट बढ़ा, ठीक करने के लिए माइनस। उसका उल्टा कहाँ चले गए? क्लोजिंग स्टॉक पे। आइए देखिए, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हुआ तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, उसका पॉजिटिव रिलेशन। तो क्या करना है? डिडक्ट करना है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ? अंडर वैल्यूड, मतलब कम करा तो वैल्यू क्या हुआ? डिक्रीज। ठीक करने के लिए क्या करना है? ऐड करना है। रूल ऑफ थंब है, कितना आसान है। अब आप देखिए, अगर लॉस अगर है क्वेश्चन में तो लोगों को सबसे लॉस में उल्टा करना, कुछ नहीं करना उल्टा। अब हम ऐड टू प्रॉफिट करते थे, वहां ऐड टू लॉस कर देंगे। हाँ, तो वो माइनस है ना, वो माइनस और ये प्लस, इफेक्ट अपने आप ठीक आएगा। तो कई लोग क्या करते हैं, माइनस टू लॉस प्लस टू नहीं करना, ऐसा ये सेम रहेगा, बस वो फिगर माइनस में रखेंगे ना आप, इफेक्ट ठीक आएगा। तो कुछ बुक्स में आपको दिखेगा ऐसा लिखा हो, नहीं करना ऐसा कुछ भी। आप समझ चुके हैं क्या क्रोनोलॉजी है इसकी, वो समझ चुके हैं आप। तो अगर लॉस भी दे रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इफेक्ट वही रखेंगे, आंसर अपने आप ठीक आएगा, क्योंकि वहां तो माइनस लिखेंगे ना। माइनस में प्लस कर रहे हैं आप, माइनस में माइनस कर रहे हैं, इफेक्ट अपने आप उल्टा आएगा उसके हिसाब से। ठीक है जी। ये क्या सीखा आपने? कि अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो नाउ, कई बार क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है? सिर्फ स्टॉक ओवर वैल्यूड लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? सिर्फ स्टॉक ओवर वैल्यूड। तो जब कुछ ना बोला जाए तो जो क्वेश्चन स्टॉक है उसे क्लोजिंग मानेंगे। क्या मानेंगे उसको? क्लोजिंग। यहां देखिए, इफ नथिंग इज मेंशन इन द, देन स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन विल बी अज्यूम्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अभी परेशानी खत्म नहीं हुई। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है, और इस साल का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। ये भी ध्यान रख के चलना है। कैसे? जरा देखिए यहाँ पर। भाई देखो, ये 2021 और 22 है, 2022 और 23 है, ये 2024 और 23 और 20। हमने 3 फाइनेंशियल ईयर ले लिए, 2023 और 24 ले लिया। ठीक है जी, ऐसे करके ले लिया। इस साल मान लो मेरा, इस साल मेरा 1 लाख रुपए का क्या था? प्रॉफिट था। इधर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था, इधर 3 लाख का प्रॉफिट था। ठीक है। यहां लिखा है, यहाँ क्या? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कितने से? रुपीज 10,000 से। क्या मतलब है भाई इस बात का? अगर ये ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक है तो इस साल क्या हुआ होगा? ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रॉफिट घटा। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा ना। ऐड कितना? 10,000 ऐड करना पड़ेगा। एवरीबडीज ओके? अगर ये ओपनिंग स्टॉक इस साल का है तो पिछले साल का क्या था? क्लोजिंग स्टॉक था। तो जाके मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा ना, कितना? 10,000। क्यों करूंगा माइनस? अगर ये एड ओपनिंग स्टॉक है इस साल का तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक करने के लिए माइनस किया। नहीं, नहीं, नहीं। भाई देख रहे हैं दीदी को पीछे से? ये समझ में बात आई? ये समझ में नहीं आई? इस साल का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ उल्टा रिलेशन होता है। प्रॉफिट रिड्यूस, ठीक करने के लिए प्लस कर दिया। अगर ये इस साल का ओपनिंग स्टॉक है तो पिछले साल का तो क्लोजिंग स्टॉक था। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब होता है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक करने के लिए माइनस कर दिया। ऐसा किया। अच्छा, 2024-25 में आपके पास फिगर है 4 लाख की। ठीक है जी। और देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पर। अब मुझे यहां मैंने लिखा क्या? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितने से? रुपीज 20,000 से लिखा। ऐसे करा। अंडर वैल्यूएशन में क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक करा, कितने से कर दिया? 20,000 से कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक का क्या रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट के साथ? पॉजिटिव। अंडर वैल्यूएशन मतलब प्रॉफिट कम हो गया। ठीक करने के लिए क्या करूंगा इसको? ठीक करने के लिए क्या करूंगा इसको मैं? ऐड। ऐड कर दूंगा इसको। और भाई ये अगर क्लोजिंग स्टॉक इस साल का है तो अगले साल का क्या होगा? ये ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है तो क्या? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक।
अंडर वैल्यूएशन का मतलब कम, तो प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक करने के लिए क्या करूंगा, -20,000। मतलब जो जिस साल है उसका इफेक्ट पिछले अगले साल चला जाएगा, इसका भी ध्यान रखना आप लोगों ने। तो जो ये कंसेप्ट है आपके पास, ये लिखा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर विल बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो 2 सालों में इसका इम्पैक्ट जाने वाला होता है। और क्लोज ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर, 2 सालों में इसका इफेक्ट जाता है। ठीक है जी, यहाँ हो गया। तो एज फार एज कंसेप्ट आर कंसर्न, वो सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अब जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर देखते हैं आप कहाँ तक पहुंचते हो। मॉस्किटो, ठीक करा इसने। हम्म हम्म, हम्म। अगले पेज पे जाओ। क्या नहीं है? क्या? पेज पलटो ना। नहीं है? कल की बात है पेज। क्या नहीं चाहिए था तुम्हें, ये लो ना। क्या चीज नहीं है, ये क्वेश्चन है। क्या नहीं है क्वेश्चन पूरा तुम्हारे पे? अच्छा, ये वाला नोट नहीं है, ये नहीं है, सबके पास नहीं है, सब में नहीं है। है भाई, है, ऐसा नहीं है। इसी में नहीं, आई चेंज इट। देखिए, आगे बढ़े, जरा क्वेश्चन नंबर देखें जरा करके एक बार। क्वेश्चन नंबर 31 कर लिया? 31 करिए। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे पहले जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अगर आप ये कर चुके हैं, अगर ये कर चुके हैं, देखिए, आई होप 31, 36, 37 में किसी को परेशानी नहीं हो रही। कैपिटल एम्प्लॉयड निकल रहा है आराम से? शौर्य, दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पा रहे हो? टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करके निकालना है। चलिए, ये तो आपने क्या करे, छोटे मोटे चूजा अंडा छाप क्वेश्चंस करे थे। ये आइए मिलते हैं पहले क्वेश्चन से यहाँ पर। आपको बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। टोटल 9, 10, 11, 13, 14 और ऐसे करके इन्फॉर्मेशन है। एक मेजर रिपेयर हुई थी 1 अक्टूबर को, डेबिट कर दिया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इसे कैपिटलाइज किया जाना फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। डिप्रिशिएशन 10% रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, मैनेजमेंट कॉस्ट है। ये है क्वेश्चंस। यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं उनमें दम आना शुरू होगा और आपका दम निकलना शुरू होगा। इसे करिए, नंबर 1 करिए। ये गलत फहमी होती है कि हो गया? अब कोई बात नहीं, हो सकता है, बाकी लोग देखते चले क्या करना था इसमें। मैंने सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, कर रहा तो आपको ही अल्टीमेटली, मैं नहीं करूंगा। गलत तो कर रहा है, गलत करना ही है, ट्राई तो होना चाहिए। आ, देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि कहता है कि मेजर रिपेयर वर्क हुआ था कब? October 1, 2000 कब हुआ था रिपेयर वर्क आपका? October 1, 2011 में हुआ था। क्या कहने का मतलब है इसका? 1 अक्टूबर को 2011 को आपने, मतलब साल के बीच में आपने क्या करा, मेजर रिपेयर वर्क। पहले समझिएगा जरा बात को। ये मेजर रिपेयर वर्क जो होती है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए, उसको कैसे डील करते हैं जरा समझिए। मैंने बनाया यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया इधर, देखिए ऐसे कर करके।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं इस तरफ। आप करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, देखो कि सिचुएशन अगर आती तो कैसे दिखती, और इसमें हमें क्या करना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर। ये नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने उसका फॉर्मेट बना के दिखाया, और इधर देखिए नीचे में बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ। ये कंसेप्ट है जो कि आपको 11th में सीखना था, सीखा सीखा नहीं सीखा कोई बड़ी बात नहीं है, अब सीख लीजिए। देखिए ये हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड है, और ये क्या है आपके पास, क्रेडिट साइड है। ये आपके पास बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड दिखेगी इस तरफ से, और क्या दिखेगी इस तरफ से, एसेट साइड। ठीक है जी। अब क्या करना है आपने, अभी क्या हो गया ये? क्या मिनिमाइज हो गया? अच्छा इसको, हाँ थैंक यू। अब आप देखिए इस तरफ, हमसे बोला गया एक ना रिपेयर हो गई थी, मेजर रिपेयर, 10,000 रुपए की। लेकिन हमने क्या कर दिया, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया। प्रॉफिट लॉस में डेबिट नहीं होना चाहिए था। मान लिया जाए कि वो रिपेयर मशीनरी की थी, तो मान लिया मेरे पास ये मशीनरी पड़ा है यहाँ पर, कितने का, मान लो 1 लाख रुपए का। अगर मेजर रिपेयर हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, तो मुझे यहाँ ऐड करना चाहिए था उसका कितना, मान लो 10,000 मुझे यहाँ ऐड कर लेना चाहिए था, ऐसे करके। मेरी मशीन की वैल्यू कितनी हो जाती, 1,10,000। इस 1 लाख पर पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगता, इस पर कितना लगता, 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगता। हमने ये किया नहीं, हमने ये नहीं किया। हमने क्या कर दिया उसे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में क्या बोल दिया, इसे रिपेयर बोल दिया ऑर्डिनरी। कितने की बोल दी ऑर्डिनरी रिपेयर, 10,000 की बोल दी। इसका नतीजा क्या निकला, मेरा प्रॉफिट 10,000 से कम हो गया ना डेबिट साइड में डालने की वजह से। अब मुझे रेक्टिफाई करना है, कैसे रेक्टिफाई करूंगा मैं, प्रॉफिट में क्या कर दूंगा, 10,000 एड बैक करूंगा, और प्रॉफिट से वो हट गया, अब वो चला गया एसेट्स में। अब एसेट्स हो गई तो इट विल अट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। अब क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन भी लगाऊंगा। तो कुल मिलाकर क्या बनेगा देखिए, आप क्या करेंगे, इसको नहीं समझ में आता ये भी नहीं आए, नहीं, चेहरा बता रहा है बहुत लोगों का नहीं आया। भाई एक बात समझिएगा, बचपन में जब आप सीखे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर नहीं होते, एसेट्स की परचेज होती है, वो यहाँ जाएगा। आपने एसेट्स को यहाँ ना दिखा के वहां दिखा दिया, तो आपका प्रॉफिट तो कम हो गया। अब कैसे रेक्टिफाई करूंगा मैं इसे, यहाँ डेबिट का मतलब है माइनस कर दिया, ठीक करने के लिए इसे एड बैक करूंगा, प्रॉफिट के अंदर जोड़ दूंगा इसको मैं। ठीक है जी, प्रॉफिट में जोड़ देंगे, और उसे एसेट्स में ले जाएंगे। अब एसेट्स तो हम बना ही नहीं रहे, हम तो प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट दिखा रहे हैं। एक इफेक्ट क्या हुआ आपको, प्रॉफिट में आपने जोड़ दिया। दूसरा इफेक्ट, अब क्योंकि वो आपकी एसेट्स बन चुकी है, तो उस एसेट्स पे डिप्रिसिएशन भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर, ये 10,000 को क्या कर देंगे आप, एड बैक कर देंगे। और साथ ही साथ कौन से साल में, अक्टूबर 2011 है ना, तो अक्टूबर 2011 मतलब ये इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा, ये वाले फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे ना, पहले तो कितना प्लस करेंगे, तो आप 10,000 को यहाँ पर पहले प्लस कर देंगे, 10,000 को। तो फिर माइनस क्या करेंगे, 10,000 पर कितना परसेंट डिप्रिसिएशन बोला, 10%। 6 महीने का कितना डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 500 माइनस कर देंगे। इज दैट ओके, 10,000 में से 500 का डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अगले फाइनेंशियल ईयर में मशीन की वैल्यू 9,500, 9,500 का 10% डिप्रिसिएशन। अब देखो इस फाइनेंशियल ईयर में तो मशीन नहीं जाएगी ना, इस फाइनेंशियल ईयर से डिप्रिसिएशन कितना माइनस होगा, 950 का। इज दैट ओके विद यू। अगर ये कहता है डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से लगता, तो मैं क्या करता, 500 यहाँ से माइनस, 1,000 यहाँ से माइनस, 1,000 यहाँ से माइनस। लेकिन रिटर्न डाउन बोल रहा है, तो अगर मशीन की वैल्यू कितनी थी, 10,000 थी, तो पहले साल में 10,000 का 10% और उसका आधा करके 500, फिर 10,000 माइनस 500, मशीन की वैल्यू 9,500। 9,500 में डिप्रेशन कितना लगा, 950। अब जो वैल्यू कितनी होगी, 9,500 माइनस 950, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 8,550। अब उस पर डिप्रेशन कितना लगेगा, 855 का। इस साल पे माइनस कितना करेंगे आप, 855 माइनस करेंगे। इफेक्ट ऐसा जाना था। अब देख रहे हैं कहाँ कहाँ इफेक्ट गया। जिस फाइनेंशियल ईयर में गड़बड़ हुई, पहले प्रॉफिट में 10,000 जोड़ा, और क्योंकि हमने प्रॉफिट से हटा दिया इसे, तो अब मेरी एसेट्स है, एसेट्स पे डिप्रेशन लग गया 500 रुपए का। तो 2011-12 में 500 रुपया माइनस और 10,000 रुपया प्लस हो गया। फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में आए, 1,50,000 जो हमारी फिगर है, उसमें फिर डिप्रिसिएशन लगना है 10,000 वाली वैल्यू पे।
अब वो 10,000 की मशीन की वैल्यू 9,500 रह गई है, उसका 10% कितना, 950। फिर इस फाइनेंशियल ईयर पे आया, अब मशीन तीसरे साल पे पहुंच चुकी है, तो मशीन की वैल्यू कितनी होगी, 9,500 माइनस 950, 8,550, उसका 10%, 855 यहाँ से माइनस करा, खत्म। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 5,000 इन 11-12। क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू मतलब प्रॉफिट बढ़ जाना, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 11-12 में यहाँ 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 माइनस करेंगे कितना, 5,000, यहाँ माइनस करेंगे 5,000। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 11-12 का था, तो ओपनिंग स्टॉक बनेगा अगले साल का। अगले साल कौन सा है, 12-3। यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे कितना, 5,000। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड इन 10-11। 10-11 में ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड मतलब ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रॉफिट कम, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम तो प्रॉफिट बढ़ गया, माइनस करेंगे। यहाँ इस साल में क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे कितना, कितना माइनस करना है, 20,000। ये देखो ये रहा, ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड इन 2010-11। 2010-11 में ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड मतलब कम कर दिया, तो प्रॉफिट बढ़ गया, माइनस कर देंगे। और ये ओपनिंग स्टॉक इस साल का, तो पिछले साल का क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था, पिछले साल में जाके क्या कर देंगे, 20,000 प्लस कर देंगे। और मैनेजमेंट कॉस्ट तो हर साल से -10 -10 -10 कर देंगे, खत्म। दैट्स योर आंसर। ये आपको करना है खुद, करेंगे इसे अपने आप, ये भी करेंगे, और इसके बड़े भाई से भी मिलेंगे, और इसके पापा से भी मिलेंगे, सबसे मिलना है आप लोगों ने, सारे इसके आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं, ये करना है, ठीक है। और वो असली लर्निंग उन्हीं क्वेश्चंस में है आगे वाली, करेंगे ना उसको, ठीक है। तो ये चैप्टर फिर क्या हो जाएगा आपका, हम खत्म कर पाएंगे, एंड वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। चेंज इन पीएसआर ही करेंगे हम लोग उसको, वो बहुत देर नहीं लगती उसको करने में। चेंज इन पीएसआर जो होता है, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, वी कैन इजिली सॉल्व देम। अब आपकी बुक के इलस्ट्रेशंस पूरे होंगे, एक्सरसाइज के आंसर इन क्वेश्चन, वो डाउट है। और पीछे पास एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनको भी करना है, हर चैप्टर में ये करते चलेंगे, 95 तक आप पहुंच जाएंगे आराम से। लेकिन अगर 95 से 100 जाना है, इतना सब करने के बाद, रिवीजन करने के बाद, 40 सैंपल पेपर, 40 सैंपल पेपर करने होंगे। हाँ, 40, 30 भी कर लोगे तो भी चांसेस पूरे बनते हैं। तो आपके चांस बनेंगे 99 और 100 के, उससे नीचे नहीं आ सकते, इतना मैं बोल रहा हूँ। बड़ा स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है ना। चलिए, दैट्स ऑल फॉर